So without wasting our time, we should must now focus why Russia and Ukraine have a conflict. तो बेसिकली ये न्यूज में इसलिए रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज यूएसए लेड यूरोपियन यूनियन एंड अदर इज योर रसिया। तो इनके बीच में क्राइसिस ये हुआ कि यूएस इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया कि रसिया यूक्रेन बॉर्डर पे लगभग बहुत 90,000 के आसपास ट्रूप्स हैं, वो इसके बॉर्डर पे आ गए हैं। ठीक है, ये आपका जो बॉर्डर ये दिख रहा है, ये बेसिकली रसिया को क्या हो गया, क्लिक में रोटेट। ये जो सेशन है ये है रसिया और ये इसको यूक्रेन का बॉर्डर है। तो बेसिकली ये तो मजा नहीं आता इसमें। तो इस जो बॉर्डर में है वो रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर में ये वाली जो एरिया है इसको कहते हैं, मतलब इसमें लगभग 90,000 के आसपास ट्रूप्स आ गए हैं। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होता है। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में अगर हम चलें तो बेसिकली थोड़ा आप लोगों को ब्लैक सी का आइडिया है ना, ब्लैक सी का आइडिया है रशिया के बारे यस में थोड़ी यस। सी। जो यूक्रेन की जो साइज है वो लगभग इस मैप में ये पोर्शन जो दिख रहा होगा ये टेक्सास है। ठीक है, ये मेक्सिको दिख रहा है ना, मेक्सिको। तो ये टेक्सास है, इस लगभग इसकी साइज का है, तो इतना छोटा भी नहीं है, मतलब वो मर्केटर प्रोजेक्शन से कम दिखाया गया है। तो ये अब सोवियत यूनियन के जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, तो सोवियत यूनियन के ब्रेक के बाद में ये रशिया के बाद में सेकंड टॉप मोस्ट था। ठीक है, तो 1991 में थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, और ब्रेक के क्या केसेस थे वो यू कैन रिफर फ्रॉम 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। तो जब यूएसएसआर वाज डिसिंपलिसाइज, तो वहां से यूक्रेन अलग हुआ, और ये आज का मैप है। अब मतलब 1918 का मैप है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1991। 50 कंट्रीज थी वो डिसइंटीग्रेट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके यस से रशिया का और इसका यूक्रेन का एक पुराना प्यार संबंध रहा है। और ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये हमेशा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर की भी बात होती है, बिकॉज यूक्रेन में जब भी सोवियत यूनियन से अलग हुआ, तो रसिया और वेस्ट दोनों एक तरीके का बैलेंस ऑफ पावर सेट करना चाहते हैं थ्रू दिस यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन में ये बड़ा इशू रहा। और उसके बाद में अगर आप मैप पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो कंट्रीज हैं बेलारूस, लाटविया और मालदोवा और यूक्रेन, तो यूक्रेन के ठीक ऊपर में, मतलब यूक्रेन और ये जो मतलब थोड़ा सा अगर मेरा ये चल जाए तो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है यार। दिक्कत ये है कि इसमें बड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे बड़ा हो रहा है। तो ये है आपका यूरोप, ये है यूक्रेन, और ये है पूरा रसिया। ठीक है, तो ये रसिया पूरा है। तो जो ये रसिया वाला सेक्शन है, ये इससे काफी कुछ बॉर्डर है, लगभग ये जो बॉर्डर एरिया है वो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इतना ज्यादा मतलब लेंथ है। तो इसमें यहाँ पे इनको, मतलब जो वो जोग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कुछ कहानी इसे समझिए, जैसे 1947 के पहले कुछ हद तक देखिए तो ये पूरा मैप में क्या है, ये पूरा उसमें पाकिस्तान भी पूरा, और न न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अम, ये पूरा बांग्लादेश, मिडिल एशिया। पूरा ये, और ये सब पूरा ऐसा कुछ ऐसा ही रिलेशन यूक्रेन और उसके बीच में था जैसा 1947 के पहले इंडिया का था। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही रिलेशन उसका उसका भी था ना, स्ट्रेटेजिकली इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो 1921 में रेड आर्मी के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? व्हाट इज रेड आर्मी? हिस्ट्री में पढ़ा होगा रेड आर्मी के बारे में। व्हाट इज में रेड आर्मी? स्टालिन वाला जो था, ये ना, ये स्टालिन है। ठीक है, तो स्टालिन ने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया था रेड आर्मी करके, और उसने वो अलग किया था उससे। उसके बाद में यूएसएसआर स्टैब्लिश हुआ 1922 में, थोड़ा सा कल्चरल कल्चरल है। उसके बाद ये सारी कंट्री जो थी यूनियन सोवियत यूनियन के पार्ट बन गए, मतलब पहले की बात। उसके बाद में फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ और ये इसके पार्ट बन गए। ठीक है, उसके बाद में फिर यूक्रेनियन जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब इस ये रेड आर्मी के वार के बाद में जो यूक्रेन की पार्टी थी, मतलब यूक्रेन था वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया।
तो बेसिकली ये इसके संबंध उस टाइप से रहे हैं। ये 1918 का प्रोटेस्ट का फिगर है, ये एनसीईआरटी से लिया है। तो ये दो एक्चुअली दो कंट्रीज हैं, मतलब अच्छा ऊपर वाली कंट्री जो है वो है यूक्रेन, और नीचे वाली जो कंट्री है लाटविया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में यूक्रेन कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो, और रसिया कहता है कि नहीं, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, बल्कि मेरे पार्ट रहे हो, ठीक है। और बेसिकली क्रीमिया का इशू आपको याद ही होगा। तो किस तरीके से पुतिन ने सोवियत के कोलैप्स के बाद में एक तरीके का मतलब प्रेशर बना दिया, प्रेशर मतलब वैसे हम लोगों के निगाह में एज इंडिया, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है यूएस उसके साथ में, यूएसएसआर के साथ में अच्छा है। तो जहाँ तक हम यूएसएसआर के मामले में अच्छा ही इमेज रखते हैं, बट यूएस वो कुछ वैसा ही रिलेशनशिप यूएसएसआर का अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ में है, जैसा यूएस और चाइना का, जैसे चाइना का हमारे साथ में है, वैसा ही कुछ हद तक रिलेशनशिप जो है वो अ, इन कंट्रीज के साथ में रसिया का भी है, ठीक है। तो हम लोगों की निगाह में यूक्रेन की इमेज अच्छी है, लेकिन वहाँ के लिए इमेज उनकी अच्छी नहीं है, और बहुत सारी ब्रुटैलिटी भी हुई है। तो 2014 में प्रो रशियन यूक्रेन अनरेस्ट हुआ था यूक्रेन में। और आपको क्रीमिया वाला इशू तो पता ही होगा। जो क्रीमिया है तो बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, मतलब क्रीमिया को क्रीमिया में दो धड़ा है। एक तो यूएस जो, सॉरी, जो रसिया है वो मानता है कि क्रीमिया इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, यूएसएसआर का पार्ट है, ठीक है, रसिया का पार्ट है। लेकिन यूएस और ईयू जो है वो चाहते हैं कि क्रीमिया को एज ऑटोनोमस रीजन मानते हैं, और उसको इंडिपेंडेंट नहीं मानते हैं। 2014 में वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम की क्या रिजल्ट था आप लोगों को पता ही है। पता क्या है, पता है नहीं पता है ये क्रीमिया में क्या हुआ था 2014 में, शशांक जी? 2014 में रशिया ने कैप्चर कर लिया था। यस, रसिया क्रीमिया जो को। क्रीमिया को सीज कर लिया था। और फर्स्ट टाइम यूरोपियन कंट्री जो थी वो वर्ल्ड वार 2 के बाद में इस तरीके का, मतलब वो कोई वार हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद में, ऐसा कोई एनेक्सेशन हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद में इसी किसी रसिया यहाँ तक आ गया, और बाद में यूक्रेन कोर्ट ने क्रेमलिन को ऑर्डर दिया था कि वो हाउस अरेस्ट में रहे, और ये साहब हैं उस समय के प्रेसिडेंट, किसके, यूक्रेन के, ठीक है। और अप्रैल 2017 में ये सब, ये एक्चुअली ये पहले आ गया 2017 में। 17 के पहले 2017 में यूरोपियन यूनियन ने अल्योर किया था यूक्रेन को। यूक्रेन के साथ में समस्या इसे कि यूक्रेन जाना चाहता है यूएस के साथ में, और ईयू के साथ में, ठीक है। तो ज्यादातर उसका जो इंटरेस्ट है वो है ईयू के साथ में। लेकिन रसिया का उसका दबाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। और रसिया का दबाव ये है कि यूक्रेन के रास्ते, और यूक्रेन का हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है रसिया के लिए। अगर हम रसिया का मैप देखें तो इस साइड में जापान है, वो भी रसिया से वार हो चुका है, मतलब वो यूएस की लॉबी है एक टाइप की। इस साइड में यूरोपियन यूनियन है, बाल्टिक नेशन है, और उसके बाद में नाटो है। और नाटो के जो जो कंट्रीज नाटो के सदस्य हैं वो सारे, नाटो एक क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंट्री पे अगर अगर कोई अटैक करेगा तो अगली कंट्री भी सपोर्ट करेगी, मिलिट्री सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से उसके स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ज्यादा, स्ट्रेटेजिकली बहुत यूक्रेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि यूक्रेन जो है वो, और यूक्रेन का भी अगर हम डिवीजन देखें तो यूक्रेन का जो, मतलब अगर ईस्ट वाला अगर यूक्रेन का मैप देखें तो जो ये वाला प्लेन, मतलब सॉरी, इसमें यूक्रेन दिख रहा है ना, यूक्रेन हंगरी के आसपास में, ठीक है। तो जो यूक्रेन वाला सिस्टम है वो यूक्रेन एक्चुअल में, जो ईस्ट वाला यूक्रेन है उसमें और रसिया में बहुत सारी कल्चरल लिंकेजेस हैं। और वहाँ की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियन है, और वो पॉपुलेशन रशिया की ओरिजिन की है, मतलब रसा रसा ओरिजिन की है। तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट रसिया, प्रो रसिया का रहता है। और जो ये रेफरेंडम हुआ था, इस रेफरेंडम में भी क्लेम किया था बीजिंग ने, मतलब सॉरी रसिया ने, कि पुतिन साहब ने, कि 95% लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में उसकी एक ओरिजिनल रिपोर्ट लीक हो गई थी। तो उस ओरिजिनल रिपोर्ट के लीक होने के बाद में फिर उनको जो जिस इंडिकेशन था वो प्रूफ, मतलब प्रूफ नहीं कर पाए। तो ये माना जाता है कि जो रसिया, वो जो यूक्रेन है उसमें ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो प्रो रशिया है, और जो वेस्ट वाला है वो प्रो ईयू है।
और नाटो का पार्ट बनना चाहता है वास्तव में, और लेकिन का दिल आया हुआ है उस पे। तो बेसिकली वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। और बाल्टिक जो कंट्रीज हैं, मतलब यूक्रेन, ये यूक्रेन है, पीला वाला यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर देखिए लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। एक्चुअल में ये सारी कंट्रीज ईयू के भी पार्ट है, नाटो के भी पार्ट है। तो अगर इस तरीके से अगर लाइक मतलब एक तरीके का इस साइड में पूरा वो बन जाएगा ना इसके साथ में। अगर रशिया रशिया की बड़ी मजबूरी भी है इसमें। अगर अगर उसके हाथ से ये चला जाए तो देखिए ये वाला जो सेक्शन अगर रेड कलर से माने तो ये पूरा ये कंट्री क्या हो गई, ईयू से है। ईयू या यूएस वाला समझिए इसको। और ये है आपका ये क्रीमिया, मतलब ये सॉरी यूक्रेन। इधर पूरा क्या है, एशिया है, उस साइड में जापान है। तो इस साइड में इधर इधर जापान है, तो पूरी तरीके से इसकी फेंसिंग नहीं हो जा रही है, तो चारों तरफ से ये दबा हुआ है। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट वैसा ही है जैसे हमारे लिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट है। तो इसलिए भी एक वो बड़ा इशू रहता है इसके लिए। और इसके लिए वो कोई भी प्राइस देना चाहता है, ठीक है। तो ये सारी बाल्टिक बाल्टिक कंट्रीज के बारे में तो अगर स्टेट में पूछता भी है तो व्हाट आर बाल्टिक कंट्रीज, तो ये सारी कंट्रीज बाल्टिक कंट्रीज है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। और ये सारे यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, और ये नाटो के भी पार्ट है। और ये रसिया के अगेंस्ट वाली ग्रुप है। तो ये वार्सा एक्ट है, वार्सा एक्ट और मिन्स्क एक्ट दो इम्पोर्टेंट हुए थे। तो बेसिकली जो मिन्स्क एग्रीमेंट था वो 12 पॉइंट का एक टाइप का मतलब एक सीज फायर डील था बेलारूस में। तो उसे यूक्रेन और रशियन के बीच में था। तो बेसिकली अगर रसिया रसिया का हालत ये हो गया ना कि अगर सनम मैं तुम्हारा नहीं हो तो तुम दूसरे का भी नहीं हो पाओगे। मतलब मेरा हो या ना हो, लेकिन हम दूसरे का भी नहीं होने देंगे, उस टाइप की कहानी है उसकी। तो वो कभी नहीं चाहता कि उसका पार्ट, मतलब वो अगर वो भागना चाहता है, मतलब वो यूए के साथ में, और ईयू के अलावा नाटो का अगर पार्ट बनना चाहता है तो उसके लिए दुनिया भर के सैंक्शंस लगा देता है कि हमारे साथ में कोई ट्रेड नहीं होगा, और हम कंप्यूटर पावर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, गैस की पाइपलाइन काट देंगे। और वहाँ पे टेम्परेचर काफी स्लो होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन काफी खराब है। और वहाँ पे मतलब नॉर्मल पानी पीने के लिए भी लोग हीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इस तरीके के सैंक्शन वो कर देता है। और इधर में दिखा रहा है, रेड से जो दिखा रहा है वो जापान है। तो बेसिकली वो जापान जो है वो रसिया को इस तरीके से इधर उसको कैप्चर कर लेगा। मतलब इस तरीके से उसको जापान से खतरा है, उस साइड से इतने खतरे, तो खतरा कौन मोल लेना चाहता है। फिनलैंड वैसे तो रसिया से कोई बहुत उसका वार वार टाइप का नहीं है, लेकिन फिनलैंड का कहानी ये है कि इस साइड में अगर हम बात करें तो फिनलैंड है। फिनलैंड कुछ हद तक उसके बीच में नॉर्वे है। तो ये फिनलैंड वाला जो कहानी है वो उसी कहानी है कि फिनलैंड एक ऑब्जर्वर के, नाटो के एक ऑब्जर्वर के तौर पे है। वैसे वो अलायंस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपने कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह में पार्टिसिपेट करता है ऑब्जर्वर के तौर पे, ठीक है। तो यूक्रेन के साथ में ये उसका झगड़ा है। और ये झगड़ा का काफी इंटरेस्टिंग रहा है। 1997 में नाटो यूक्रेन के बीच का पार्ट बन गया। तो यूएनओसी ने, मतलब यूक्रेन 1997 में जब जाना चाहा तभी भी रशिया ने एक सैंक्शन लगा दिया। और उस समय जॉर्जिया और शायद और जॉर्जिया और जर्मनी दोनों को नाटो वालों ने कहा कि आप इनको इनके लिए रेफरेंडम बनाओ और यूक्रेन को उसमें शामिल करो। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि यूक्रेन उसका पार्ट बन जाए। और रसिया दुनिया भर के उसके तिकड़म कर रहा है, ठीक है। तो नाटो अ, ने उस समय जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों को जॉर्जिया जो था उसका पहले भी पार्ट था, बाद में भी उसने जब अपने आप को बाहर किया फिर वो उसकी यूक्रेन का पार्ट हो गया, उसका नाटो का पार्ट हो गया। 2017 में रिलेशन यूक्रेन के साथ में थोड़ा सा अच्छा हुआ। यूके, देखिए ये दोनों लोगों को पहचान ही रहे होंगे। ये कौन है, ये नया नया लौंडा जो है वो वहाँ का यूक्रेन यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। और ये वहाँ के हैं, क्या कहते हैं, इंग्लैंड के हैं। तो ये दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ था, लेकिन बाद में फिर रशिया को गुस्सा आ गया। और रशिया ने फिर दुनिया भर के फोन उन किए सबको कि एक दिन के अंदर चार चार कंट्री के मतलब हेड ऑफ स्टेट को उन्होंने फोन किया। और ये कहा कि जो यूक्रेन से, मतलब वो ये चाहते हैं नाटो के पीपल से, जो नाटो के नाटो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं, उनसे सिक्योर करना चाहते हैं कि यूक्रेन पे ईयू में ना पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो वो जब किसी भी तरीके से, तो ये मतलब व्लादिमीर
इन्होंने लिखा ही होगा, व्लादिमीर पुतिन डिमांड्स नाटो कंट्री नॉट टू एक्सपेंड व्हाट डिप्लाई वेपन नियर रशियाज बॉर्डर। और जैसे ही अगर वो यूक्रेन का पार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि नाटो का पार्ट हो जाएगा तो नाटो के जो आर्म स्ट्रेंथ है वो वहां पहुंच जाएंगी। तो एक्चुअल में ये स्टार्ट हो जाएगा, इट्स लाइक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप का कुछ सिनेरियो बन जाएगा, और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और नाटो का कहना ये है कि यार यूक्रेन एक डिफरेंट स्टेट है और उसकी सेवरेट स्टेट है, उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो चाहे तो ज्वाइन करे, ना चाहे तो ना ज्वाइन करे। एक्चुअल में कुछ फ्रीडम उडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सबके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होते हैं। तो ये मतलब 2014 का जो वो था, उसमें रसिया ने ये लुहांस्क और डोनेस्क, ये डोनेस्क और लुहांस्क जो है वो यहाँ के स्टेट्स हैं। तो बेसिकली रसिया इनको सपोर्ट करता है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और ये भी देखिए ये रसिया यहाँ पे सपोर्ट इसलिए क्योंकि ईस्ट यूक्रेन जो है वो, ईस्ट यूक्रेन में क्या है कि उनका ओरिजिन कनेक्शन है, उनके शादी वगैरह भी होते हैं, तो उसे कनेक्शन हैं, तो दे ऑलवेज सपोर्ट लाइक, जैसे हमारे यहाँ सेपरेटिस्ट है। क्या हुआ? आई एम ऑडिबल? आई एम Yes, ऑडिबल? yes, yes, yes. यस, ओके। तो दिस इज व्हाट, किसी की आवाज आ रही है, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट Continue. योरसेल्फ प्लीज। हु इज दिस? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लड़की म्यूट करिए। क्या हो गया भाई? हेलो, आप आवाज म्यूट जा कर। रही है मेरी? अरे आपकी आवाज के साथ बैकग्राउंड का आवाज जा रहा है। भूकंप टाइप की आवाज जा रही है। ऐसे में आरती मूव कर, उनको म्यूट करिए। शशांक, The mute thing. um, कौन है भाई? म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, म्यूट है अब। हाँ, तो अब इसके साथ मेरी आवाज तो जा रही है ना आप लोगों को? कोई भी बता दें। जी, आपकी वॉइस आ रही है। ठीक है, ठीक है, प्लीज म्यूट कर दिए। तो ये है कि मतलब यहाँ पे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और उसमें एक सेपरेट लीडर भी है। तो यहाँ पे डोनेट्स्क और लुहांस्क में काफी इशू बन हुआ था 2014 के आसपास, और लगभग 14,000 लोग मारे गए थे उस समय। तो एक बड़ा एक वो था। तो रशिया यूक्रेन का कुछ रिलेशनशिप डोनबास वार के बाद में बढ़ा ही है, और उसको रशिया ने कहा तो जिनोसाइड कर रहा है, मतलब क्योंकि ये लोग रसिया से संबंधित हैं। तो एक जो क्रीमिया है वो उस वो एक टाइप का, जो सॉरी यूक्रेन जो है वो एक टाइप का जिनोसाइड कर रहा है। तो ये सब वहाँ पे चलता रहा नौटंकी। तो ये साहब है, पुतिन साहब है, इनका दिल है उस पे आया, और वो बेचारी इसको भाव नहीं दे रही है, और उसका दिल आ गया है नाटो पे। तो ये कुछ कहानी उसी टाइप की है जैसे हमारे मूवीज में होता है। तो और गुस्से में जब उसका सपोर्ट नहीं किया, तो सपोर्ट के बाद में ये इन्होंने क्या कर दिया कि इतना सारी आर्मी रसिया ने लगभग 90,000 आसपास आर्मी इकट्ठा कर दी, और वो डरा दिया कि देखो भाई। और सिर्फ आर्मी नहीं रखी, बल्कि ये भी हुआ कि उन लोगों ने सपोर्ट मतलब ये कि आर्मी को ला के उसके बाद कहेंगे कि यूक्रेन जो है वो इनके साथ में वहां पर रेफरेंडम कराएंगे, और रेफरेंडम करा के पूछेंगे कि क्या वो इसका पार्ट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, मतलब बेसिकली वो डराना चाहते हैं। तो ये इशू वहां पे चलता रहा। ये डाउट हो सकता है कि क्या वास्तव में वार हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, 2014 में ऐसा हुआ है, तो रसिया विन सेकंड क्रिमियन वार। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो ये पूरी कहानी है रसिया के साथ में। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो थोड़ा ये आज थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, ज़्यादा फिगर उगर मैंने बना लिया है, तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन शॉट वगैरह लिया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि एक बार इनके दबाव में 2014 के पहले इनके दबाव में वो महाशय कहाँ है? उनका नाम नहीं दिख रहा है, वो फिगर होगा। बेसिकली इनके पहले एक जो वो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उन्होंने इनके दबाव में व्लादिमीर पुतिन के दबाव में, और व्लादिमीर पुतिन ने उसमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की बात की थी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट के दबाव में उन्होंने साइन कर लिया था।
कि ईयू के साथ में रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, बल्कि हम रशिया के साथ जाएंगे। लेकिन बाद में वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए, उसमें प्रोटेस्ट की फिगर है ये। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको, जैसे आप जो तहरीर स्क्वायर पे हुआ है ना, वैसे वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था, और प्रोटेस्ट की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। उसको यूरोमेडियन मूवमेंट कहते हैं। यूरोमेडन मूवमेंट मतलब यूरोपियन स्क्वायर। इट वाज अ वेव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिविल अनरेस्ट इन यूक्रेन which was began in November 2013 and which public protest in मैदान नाजल होस्तीनी, उसको हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर कहते हैं, यूक्रेन की राजधानी की यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उसमें। प्रोटेस्टर ने इतना ज्यादा स्पार्क कर लिया था कि उसमें कि गवर्नमेंट को डिसीजन सस्पेंड करना पड़ गया था, और बल्कि उसके बाद में उनको इम्पीच कर दिया गया था। जो प्रेसिडेंट ने उनकी बात मानी थी ना, और उनको इम्पीच कर दिया गया था उस समय तक। तो उस समय ये बड़ा इशू चल मतलब ये इशू रहा है। उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने, और नए प्रेसिडेंट जो थे वो थोड़े से अच्छे आदमी है। और देखिए इसमें वो प्रोटेस्ट की है, कितना प्रोटेस्ट हुआ था। और ये इस समय की मतलब ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियोज है, इसमें ऑडियो भी है, बजा नहीं पाएंगे इसमें। तो उस समय बड़ा ड्रम रम और स्पेशल टाइप के जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैसा उन्होंने प्रोटेस्ट वहाँ पे किए थे। और ये उसकी रीडिंग है। ये स्क्वायर है, जिसको हम कहते हैं यूरोमेडन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरोमेडन मूवमेंट है, आई थिंक ये है। तो ये यूरोमेडन है। ये जो स्क्वायर है, इसी बात हम कर रहे हैं। ये पूरा स्क्वायर जो है, ये तरीके से ये पूरा स्क्वायर है। तो ये पूरा स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर की हम बात करते हैं, यूरोडियन स्क्वायर, ठीक है, यूरोडियन स्क्वायर। तो ये उस समय मतलब काफी न्यूज में था 2014 के आसपास में, ठीक है। तो जब क्रीमिया की साथ में वार में हुआ था, तो आई थिंक कि इसके बाद में 2014 के बाद में फिर नए प्रेसिडेंट बने, और ये नए नए साहब बने। इनका नाम है यूक्रेन के प्रोशेंको कंफर्म हेल्थ यू एग्रीमेंट विद 227। और जब ये लोग आ गए हैं, सरकार ही मतलब जब वहाँ के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनका दिल टूट गया बेचारे का। और नया जो ये बनते ही जो नए आदमी, जो नए प्रेसिडेंट हैं, सॉरी इनका नाम क्या है, पोरोशेंको, ये जो महाशय है पोरोशेंको, ये बने हैं। और पोरोशेंको के आने के बाद आई थिंक ये पोरोशेंको साहब बने, और पोरोशेंको के आने के बाद में उन्होंने ईयू के साथ में रिलेशनशिप रखा, और इनका दिल टूट गया, और लोग गदगद हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद वो वही 90,000 लोगों को कर दिया। तो इसी वजह से ये न्यूज में था। तो ये पूरा इशू इस तरीके से रहा। आई थिंक कि इसमें कोई किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। ये इन्होंने देखिए ये रेंज फेंसिंग कर दी है उस समय, मतलब गुस्से में आके रशिया ने यहाँ पे क्रीमिया से टोर डिफेंस कर दिया है। और ये नए महाशय हैं जो अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और रशिया के लिए बड़ा मतलब यूक्रेन क्रीमिया बड़ा बहुत बड़ा थ्रेट है रशिया के लिए। और रशिया चाहता है कि उसको जोड़ जाड़ दे, तो लेकिन उसका दिल तो नाटो पे आया हुआ है। नाटो में उसको सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये यही इशू है इसके इसमें, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि इंडिया ने वेस्टर्न पावर का जो कंडमेशन है रशिया का इंटरवेंशन में, वो थोड़ा इंडिया इसमें लो प्रोफाइल है इंडिया की। इंडिया ने यूक्रेन जो रेजोल्यूशन हुआ था यूनाइटेड नेशन में, इंडिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट में वोट किया था, और उन्हें कंडेम किया था ह्यूमन राइट वायलेशन क्रीमिया में। और रशिया के साथ वो बैकिंग पे है। रशिया का साथ में इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। तो एक यही है। अच्छा, आप लोग बताएं, ब्लैक सी के बीच में, ब्लैक सी किन दो कॉन्टिनेंट के बीच में है? बताए कोई इसमें, अनम्यूट हो जाए सभी लोग और बताएं अपना। टर्की है और नीचे है और यूक्रेन ऊपर है। मैं पूछ रहा हूँ कॉन्टिनेंट किस दो महाद्वीपों के बीच में मतलब है वो। यूरोप और एशिया। यस, ज्यादा स्पेसिफिक है तो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में। अच्छा, कौन कौन सी कंट्रीज है लेफ्ट राइट बताइए। यूक्रेन की लेफ्ट राइट कंट्रीज बताएं। लेफ्ट राइट। यूक्रेन। रसिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है।
और भी ब्लैक सी किस बात के लिए बहुत इस समय चर्चा में है? ब्लैक सी का नाम ब्लैक सी क्यों वैसे पड़ा है? वाई ब्लैक सी इज कॉल्ड ब्लैक सी? ये तो नहीं मालूम। आप ही बताओ। आप बताएं शशांक। भैया मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, प्लीज बताइए। ब्लैक सी में ऑक्सीजन की बहुत एब्सेंस है, तो बहुत एनोसिक वाटर वाटर्स है, तो वहाँ पे सर्वाइव कुछ नहीं कर पाती है, और उसकी सैलिनिटी भी काफी ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा सैलिनिटी होने की वजह से वहाँ पे डेड सर्वाइव। जोन, जी। डेड जोन शायद बोलते हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? रेड सी के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे इसको डेड जोन ना, डेड जोन। हाँ, डेड डेड सी। डेड जोन नहीं, डेड सी है, तो डेड सी का अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो ब्लैक सी है इस बिकॉज ऑफ एनर्जिक वाटर, जो एनर्जिक वाटर होती है मतलब इसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह था वो नहीं रह पाते हैं इसमें, ठीक। तो इस वजह से इसको ब्लैक सी कहा जाता है, ठीक है। और बेसिकली टर्की स्टेट सिस्टम के बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया है? व्हाट इज टर्की स्टेट सिस्टम? थोड़ा ज्योग्राफी ज्योग्राफी हो जाएगा। इसके बारे में कोई आइडिया है? टर्की स्टेट के बारे में आइडिया कुछ है कि नहीं है? कुछ आइडिया है इसका? आप लोगों को स्टैटिक बहुत वीक है। या इसका नाम तो सुना होगा ना, डानिल्स का। इसका नाम तो सुना होगा। या बोस्पोरस और मरमरा सी का नाम सुना है कि नहीं सुना है कुछ? मरमरा मैप सी का नाम सुने हैं। सी आप मरमरा मैप में लोकेट करिए, मैप में लोकेट करके ग्रुप में डालिए सभी, जितने लोग। डार्डेनल बताइए कहाँ पे है, और बास्पोरस बताइए, और सी आप मरमरा बताइए। एक्चुअल में ये मेडिटेरियन और ब्लैक सी का ट्रांजिशन जोन है। इसको मैप पे लोकेट करिए, ग्रुप में डालिए, ठीक है सभी लोग। आज का आज की कहानी सिर्फ इतना ही था। तो इंडिया का स्टैंड ये है, मिन्स की एग्रीमेंट के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिन्स का एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, और चांसेस है कि स्टेट में हो सकता है आए। तो थोड़ा इसको मिन्स वाला देख लीजिएगा, मिन्स एग्रीमेंट जो है, ये उसमें अच्छे से कवर्ड है। क्या वेजिटेरियन से कह रहा हूँ। मिन्स्क एग्रीमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली ये रसिया जो सपोर्ट कर रहे थे ना, बैक सेपरेटिस्ट को, तो उन्होंने 12 पॉइंट का सीज फायर डील किया था बेलारूस में। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो इसमें ये था कि जो प्रिजनर थे उनको के बदले में छोड़ दिया जाएगा, और उनको हैवी वेपन से विड्रॉ कर दिया जाएगा। और ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी टूट भी गया था, क्योंकि दोनों साइड ने इसको ब्रेक किया। 2014 सितंबर में साइन हुआ था। बाद में मिन्स्क का सेकंड जो है वो 2015 में फिर हुआ। तो ये एग्रीमेंट में जो मीडिएशन पार्टीज थी वो जर्मनी और फ्रांस ने इसको मीडिएट किया था। ये मिन्स्क सेकंड की बात करें तो ये 2015 में साइन हुआ था। तो इसमें ये था कि जो रिबल रीजन है वो अपनी फाइट को कम कर देंगे, और एक नया उन्होंने बताया कि ओएससी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप बनेगा। और ये जो इसके जो लीडर होंगे वो दोनों प्रो रशियन सेपरेटिस्ट से बिलोंग करते हैं। और ओएससी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि इसका टाइप क्या है। ओएससी ये जो है, ओएससी का मतलब इसमें थोड़ा दूसरे फिगर में है तो बताएं। चलो भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीन की थोड़ी दिक्कत है। ओएससी जो है वो उसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी और
कॉपरेशन ऑफ यूरोप, ठीक है, कॉपरेशन इन यूरोप है, कॉपरेशन ऑफ और इन, ऑफ या इन है शायद, कॉपरेशन इन यूरोप है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटर सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो कंट्रीज हैं वो जो इन्वॉल्व हुई थी उसमें दो कंट्रीज मीडिएशन में पार्टिसिपेट की थी, फ्रांस और जर्मनी। ये सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड सबसे बड़ा गवर्नमेंट इंटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नाटो है, ठीक है। सिचुएशन ये है कि रसिया इस समय एश्योरेंस चाहता है यूएस और यूक्रेन से कि वो नाटो को शामिल ना करे, उनकी गर्लफ्रेंड है वो, और यूएस इज नॉट प्रिपेयर टू गिव एनी सच एश्योरेंस। और यहाँ पे दिक्कत है कि दो बातें हैं, बाइडेन को मतलब ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। तो थोड़ा ये बड़ा इशू ये भी है। और इसके साथ में ये है कि ये जो कंट्री है वो स्टैंड ऑफ हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। रसिया जो है वो टेंशन यहाँ पे करना चाहता है ताकि सैंक्शन रिलीफ और कंसेशन मिलता रहे वेस्ट से उसे। और किसी भी टाइप का जो मिलिट्री एक्शन है यूएस और ईयू का रसिया में, बेसिकली ऊपर से क्रिएट करेगा एक मेजर क्राइसिस होल वर्ल्ड के लिए, और हो सकता है वर्ल्ड वार थर्ड भी इनिशिएट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। अच्छा, ये जो इसका रेफरेंस है मैं बता दूं तो रेफरेंस इसके दो तीन जगह से मैंने कॉपी किया था। बेसिकली एक दृष्टि की जो मैगजीन है उसमें भी अच्छे से कवर्ड है। दूसरा जो सोर्स है इसका वो एक राठी है, विनोद राठी समथिंग क्या नाम है, उनका चैनल है और अच्छे से उन्होंने कवर किया है। और द प्रिंट पे आते हैं, द प्रिंट पे एक आर्टिकल मतलब एक वीडियो आता है डेली बेसिस पे, तो उन्होंने भी अच्छे से कवर किया है, लगभग आधे घंटे का आर्टिकल है। मतलब उनका भी वो एक्सपर्ट है, द प्रिंट के चीफ एडिटर हैं जो, उनका भी। तो अभी दो तीन जगह से मैंने कवर किया था। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर एस्पेक्ट ऑफ नाटो, सॉरी, यूक्रेन क्राइसिस। एंड नाउ नाउ इस ओपन डिस्कशन फॉर योर सेकंड पार्ट। तो इसमें कुछ किसी को डाउट हो या कुछ पूछना चाह रहे हो, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है अभी पोस्ट कर दिया जाएगा और कल लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि इंटरनेशनल रिलेशन की ये आज आखिरी वो होगा, उसके बाद में कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इंटरनेट एक क्योंकि 26 को डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो इस हफ्ते आईआर का सिर्फ एक ही टॉपिक है, और आईआर में हम लोग ज्यादातर डिस्कस करेंगे एक फुल डिबेट, मतलब कोई इशू का, और दूसरा ताकि वुमेन से ओरिएंटेड हो, और एक फिल्म्स के लिए आईआर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो प्लेसेस न्यूज में होते हैं वही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट पूछना है या कहना है, कुछ ऐड करना है? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? तो फिर स्टॉप स्टॉप किया जाए सेशन यहीं पे। मुझे एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। एक मिनट। ओके ओके, तो ग्रुप पे डाल रही है? जी। ओके। सर, हेलो। जी बताएं। हेलो। जी बताएं। हाँ सर, कह रहे थे कल आईआर का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हाँ, पहले से सर राइट कर देंगे सर ना? कौन सा टॉपिक है कल, जैसे कौन जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे आईआर का? जो मॉर्निंग में भेज तो दिए थे आज, आज जो था टॉपिक वो भेज तो दिया था मैंने मॉर्निंग में। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब आपने शायद ठीक है देखा सर, नहीं। हाँ भेजिए सर। सर आज नहीं नहीं, देखा हूँ वही बोल रहा हूँ सर, कर दीजिएगा। और सर ये बताइए सर, वो पीटी वाला कैसे, मतलब अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा है, कब से उसको मतलब एक फरवरी से शुरू कराएगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि उसमें नहीं, 8 10 क्या पेपर है है। कि देखिए उसमें क्या है कि जैसे आरती आपको पूछना क्या है, एक मिनट बताते हैं आपको। एक्चुअली इसमें क्या है ना कि डॉक्टर साहब की जो प्रीलिम्स के लिए है वो इंडिविजुअल सभी अपना अपना एक टेस्ट देंगे, और उसका स्कोर जो है वो उस पे जो कंबाइंड है उस पे शेयर कर देंगे। तो फिर वहां से वो पता चल जाएगा कि क्या किसी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। मुझे नहीं लगता कि इसमें हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को इस पे वीडियो पे डालें और फिर उसके लिए 1 घंटे टाइम खराब करें, आंख खराब करें, कोई फायदा नहीं है इसका। तो हमें लगता है कि हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि विजन का जो आपने टेस्ट नंबर शायद 5 बताया है, तो अभी मैंने प्रिंट आउट उसका निकाला है और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरा क्या कितना सही हो रहा है, क्या वो है, मैं अपनी गूगल शीट में अपलोड कर दूंगा। आप लोग भी रिस्पेक्टिव कोई टैब ले हाँ लीजिए वो उसमें। टॉपिक वाइज है।
हाँ, जो टॉपिक वाइज है, जैसे आपने जो बताया, अभी मैंने आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट किया है, तो टेस्ट नंबर शायद 5 है, उसमें आर्ट एंड कल्चर से 15 क्वेश्चन है। तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हैं, वही हम लोग से एक साथ में कर देंगे और बाद में उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है। मतलब एक स्ट्रेटजी ये होगी कि आर्ट एंड कल्चर के 5 तारीख तक में सारे के सारे लोगों को आर्ट एंड कल्चर वाले सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो 5 दिन का बचे उसमें हम दूसरा टेस्ट स्टार्ट करें। और टेस्ट का वही है कि अगर उनको कॉपी पेस्ट करें, फिर गूगल फॉर्म में बनाएं और एक क्विज स्टार्ट करें, वो बहुत टाइम टेकिंग और बोरिंग है, उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ आरती, कुछ और पूछ रही हैं आप? इसमें क्या पूछना है आपको जी। कुछ? मैं ये कह रही थी, ये कैलिफोर्निया फैकल्टी एसोसिएशन में जो ये कास्ट क्राइटेरिया डिसाइड किया, तो ये सब तो इंडिया में चलता है ना कि यूएसए में था, लेकिन वहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट का इशू रहता है, लेकिन वहाँ पे अब कास्ट क्राइटेरिया आ गया है इंडियंस की वजह से। मुझे इसका कुछ वो है नहीं पता, अगर मैं पहले पढ़ूंगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, कल के लिए रख लीजिएगा इसको। आप इससे तो पढ़। हाँ। मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो आई डोंट हैव आइडिया, मैं आई डोंट वांट टू ब्लफ एनीवन। है, मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। हाँ, हम्म। जब मैं इसको पढ़ूंगा अब इस आर्टिकल को, उसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आफ्टर माय रिसर्च। कुछ इसके अलावा कोई और कुछ? ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ? नहीं, बस यही था। ठीक है, तो ये रहा सेशन आज का। और अब सारे लोग ग्रुप पे आ जाएंगे, और वो जो वो है मैपिंग है वो कर लिया जाए। ठीक है, मैपिंग इज प्योर पार्ट ऑफ पीटी। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट? आप एक एक लोग बताएंगे उसमें, तो आई थिंक कि मैप का जो सेक्शन था वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्क्रीन पे है, कि ये क्यों था मेरे मैप। तो एक वो कंट्री है जो यूनेस्को ने, ये शायद यूनेस्को किया था। क्रिएटिव तो सिटीज इसको नेटवर्क। पूछते हैं, बताएं इसके बारे में। बताएं मैप में सभी लोग लोकल करके बताएं कि कौन सी कंट्री, कौन से स्टेट है जो उसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट सबको पता है ना, आई थिंक कि स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ जा रही है। जयपुर एंड बनारसी। यस, वाराणसी था ये। जयपुर। दूसरा है वो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बेस्ट बताएं। टूरिज्म ऑफिस। जो दूसरा है वो क्या है, इसका आंसर क्या है, दूसरे वाले का आंसर क्या है? सर लद्दाख में है क्वेश्चन कोई पर विकसित विलेज। क्वेश्चन पर ध्यान रखना। में है यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यू यूएनटी डब्ल्यू बेस्ट है। सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब बताइए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया में है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। सर एमपी का है। आई थिंक मैं इसका सिर्फ ले लूँ, इसमें आ नहीं रहा है, दिक्कत है। सर एमपी का है लालपुरा खाट, मध्य प्रदेश का। इसका ले लेते हैं फिर सही रहेगा, मैं सही नहीं आ रहा था। बताएं आप लोग तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। बताएं क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या है। जो कैसर हिंद जो है वो कौन सा है, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का है शायद, शायद कैसर हिंद है। उन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई यूज किया था कैसर हिंद, इसका सीधा मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है टेनिस पैपुलस इम्पेरिलिस। और ये लिटरल टर्म में एम्परर होता है इसका मतलब। ये बटरफ्लाई की जो विंग स्पैन है लगभग 90 टू 120 mm के आसपास होती है। वैसे जनरल जो होती है वो 30 टू 40 mm की होती है। इसका विंग स्पैन काफी बड़ा है, और लगभग ये 6 स्टेट में मिलता है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, फोर्थ वाले का? इंडस रिवर का हैबिटेट है डॉल्फिन में, वो बताना था मैप में। तो मैप में बताइए कौन सी जगह पे है वो।
इंडस रिवर लोअर पार्ट ऑफ पाकिस्तान शो हो रहा था गूगल पे, इंडस रिवर का। डॉल्फिन के लिए हैबिटेट ऑफ इंडस डॉल्फिन है। इंडस डॉल्फिन के लिए। श्योर है आप? जी मैंने चेक किया था, मतलब नहीं समझ में आया। तो वो इंडस रिवर ही दिखा रहा था पाकिस्तान का। ये मणिपुर कहाँ पे लोकेटेड है? डॉक्टर अंकर, आपके यहाँ से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए अगर आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो। वो ये कहाँ पे माउंट माउंट मणिपुर? बाउंड्री नागालैंड एंड मणिपुर की वहां पर। नहीं, ये मणिपुर 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 माउंट को क्या कहते हैं? मणिपुर माउंट किसका नाम रखा गया है अभी? ब्लू माउंटेन। एक्चुअली इस बार यूनियन गवर्नमेंट ने माउंट हैरियट को, जो अंडमान निकोबार का है, उसका नाम रख के माउंट मणिपुर रखा है। ये एंग्लो मणिपुर वार जो है 1891 वाला, उसको सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो जो माउंट हैरियट है अंडमान निकोबार में, उसका नाम रखा है। ठीक है, तो आई थिंक इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्पेन में। कुम्ब्रा वीजा वोल्केनो इरप्टेड कहाँ पे हुआ था? ये कुम्ब्रे वीजा क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये स्पेन में है। ये आइसलैंड ऑफ ला पाल्मा के आसपास में हुआ था। ये आइसलैंड में है। इस पे सॉरी, ये आइसलैंड जो है वो कैनेडी आइसलैंड जो स्पेन है उसके पास में है। ये यहाँ पे वॉल्केनिक फॉर्मेशन हुआ था, लगभग 708 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये लगभग 5वां सबसे बड़ा है आफ्टर कैनेडी आइसलैंड के बाद में। ये स्पेन में है, यूरोप में। छठा 7वां क्या है? 7वां आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर कोल एक्सपोर्ट टू इंडिया टू बिगिन। तो उस रीजन के बारे में बताइए, कहाँ पे कोल एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है? अभी अडानी ग्रुप ने किया है शायद। अडानी ग्रुप में वर्ल्ड में बताएं, अभी अडानी ग्रुप ने कहाँ पे स्टार्ट किया है कोल प्रोडक्शन, एंथ्रेसाइट का प्रोडक्शन? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे जो कार्बिचियल माइन है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे उनको वहाँ पे वो कोल का उत्पादन करेंगे। और ये नॉर्थ गैलीली बेसिन के पास में है। क्वींस आइलैंड जो है वो उससे लगभग 300-400 किलोमीटर दूर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऊपर है। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई द डिस्प्यूटेड आइसलैंड वेयर रसिया मिलिट्री डिप्लॉयड इट्स डिफेंस मिसाइल सिस्टम। बताएं। कुरिल आइसलैंड। विच वन? ओके, क्यूरिल। यस, क्यूरिल सही था। क्यूरिल जो है वो सी ऑफ अकोस्टक के पास में है, और बेसिकली यहाँ पे रसिया ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया था मिसाइल सिस्टम के लिए, जिसका नाम है बेसाइन सिस्टम ऑफ बटू आइसलैंड। बेसाइन सिस्टम ऑफ बटू आइसलैंड इसका नाम है। और ये इसमें लगभग चेन है आइसलैंड्स के, क्यूरिल आइसलैंड का। और क्यूरिल आइसलैंड पे किसका कब्जा है? हु इज द ओनर ऑफ द क्यूरिल आइसलैंड? रशिया। नो, फिर जापान। क्यूरिल आइसलैंड पे दोनों का कब्जा है, जापान दोनों का। ठीक है, इसके अलावा 10th क्वेश्चन के आंसर क्या है? कोंकण शक्ति कहाँ पे हुआ था इस बार? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये पहली ट्राई सर्विस थी, ये ट्राई ज्वाइंट सर्विस था कोंकण में। और ये इंडिया, यूके और
उनकी आर्मी ने किया था कि नेवी ने किया था? ट्राई से अभी तक तो तीनों ने किया होगा। कोंकण में नेवी, कोंकण जो था वो नेवी किया था, इंद्रधनुष एयरफोर्स का था और अजय वैरियर आर्मी का था। 3 एक्सरसाइजेस थे। ये पहली ट्राई सर्विस आर्मी, ये ट्राई सर्विसेज का था, मतलब तीनों सर्विसेज ने पार्टिसिपेट किया था कोंकण शक्ति में। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ब्लैक सी इन द फॉलोइंग कंट्रीज। ब्लैक सी से नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ क्वेश्चन कौन कौन से हैं कंट्रीज? इस फिगर में ब्लैक सी किधर है वैसे? लोकेशन वाइज कोई बता सकता है इसमें ब्लैक सी कहाँ है? बताएं इसमें कौन सा ब्लैक सी है? ए, बी, सी या डी? डी। डी ब्लैक सी है? नहीं, बी। बी फॉर बॉल। ये ए कौन सा है? जी। ए कौन सा है? ए वाला? एन। ए वाला ये कौन सा है? कैस्पियन सी। इसके इसके कंट्रीज के नाम बताएं, नॉर्थ टू साउथ। वो याद नहीं है। इसके कंट्रीज के नाम बताएं, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, इसमें सी ऑफ मरमरा कहाँ पे है बताएं, इसमें मैप में सी ऑफ मरमरा कहाँ होगा? ये मेटेरियन सी है ना? मेटेरियन सी है ये ब्लैक सी है? थोड़ा ही बड़ा है। ये वाला जो रीजन है ये ब्लैक सी का है, ठीक है, वो सॉरी मेटेरियन सी का है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें मेरा। ये वाला जो रीजन, ये ब्लैक सी, ये सॉरी मेटेरियन सी है, ठीक है ये। और ये है आपका ब्लैक सी। ये जो ब्लैक है, ब्लैक सी, इसके बीच में ये आप सी ऑफ कोस्टक और मरमरा सी आता है, ठीक है। तो बेसिकली वो वही पूछा था उसमें, और ये आपका कैस्पियन सी हो गया। तो ये रहा आज का सेशन। आई थिंक 1 घंटा से ज्यादा हो गया। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, बताना है, ऐड करना है मैप में, कुछ और कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करवानी है? अच्छा, मेडागास्कर कहाँ पे है इसमें? एक, मेडागास्कर बताएं। 1, 2, के पास में। 2, 3, कहाँ पे है मेडागास्कर? और माइक्रोनेशिया कहाँ पे है इसमें बताएं, माइक्रोनेशिया कहाँ पे है? 4, 5, किसके पास में होगा माइक्रोनेशिया? माइक्रोनेशिया नंबर 5 के पास में। यस, 5 पास। मेडागास्कर किधर होगा? मेडागास्कर अफ्रीका के पास। नंबर 2। ये टू मेडागास्कर। टू टू। इसका क्या रोल होता है उसमें, इंडिया के मानसून में क्या रोल होता है? इक्वेटर साउथ कहाँ से पास वेस्ट विंड होता जो है? आती है वो इससे टकराकर इंडिया आती होंगी। यहाँ पे मस्कुलिन बेसिन है कोई पे? मस्कुलिन बेसिन कहाँ पे होगा? यस, मस्करनीज के तट से ही, यहीं से विंड्स वो करेंगे। कहाँ मस्कुलिन बेसिन? इस मैप में अगर लोकेट करना हो कि मस्कुलिन बेसिन कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, किसके पास में होगा मस्कुलिन बेसिन 1, 2, 3, 4 में? आप लोग मैप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, बहुत गच्चा खाओगे, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा खाओगे। ओके, सी यू। एक के पास में था मस्कुलिन बेसिन, वो हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। वैसे भी ये क्या है, ये वेस्टर्न पार्ट है ना, तो ये क्या होगा, ड्राई होगा ना? सॉरी, ईस्टर्न पार्ट है, नॉट ड्राई, इट्स अ वेट। यहाँ पे कौन सी करंट जाती है? कोल्ड की? कोल्ड या कोल्ड मीन्स हरा ये, और रेड मतलब गर्म वाली, हॉट। तो कौन सी ओशन करंट होगी यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे?
आई थिंक ये आप लोग को बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। दैट्स ऑल आर आई थिंक वी शुड नॉट स्टॉप। हाँ, कुछ ऐसी कुछ पूछना है, बताना है, ऐड करना है?